हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में। हिंदी में इसे कहते हैं सक्रियता और सक्रियता गुणांक के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सक्रियता क्या होता है, एक्टिविटी किसे कहते हैं हम। तो किसी भी सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की जो एक्टिव कंसंट्रेशन होगी उसे हम उस सॉल्यूशन की या उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है। अब जो है यहाँ पे एक्टिविटी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बेसिकली जो ये सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन होती है वो डायरेक्ट जो है हम कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, कंसंट्रेशन वहाँ पर बराबर नहीं होती है एक्टिविटी के, कंसंट्रेशन बराबर नहीं होती है एक्टिविटी के। ठीक है, उनकी मोलर सांद्रता मैं यहाँ बताऊँ, मोलर कंसंट्रेशन जो है वो एक्टिविटी के बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मोलर कंसंट्रेशन एक्टिविटी के बराबर? हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये जो है आयंस के फॉर्म में रहेंगे और इन इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में जो आयंस है, इन आयंस में इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस के कारण जो है वो यहाँ पर हम मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव कंसंट्रेशन नहीं मान सकते। हम मोलर कंसंट्रेशन को एक्टिव कंसंट्रेशन नहीं मान सकते। तो यहाँ एक्टिविटी की जगह आप अगर एक्टिव कंसंट्रेशन लिखें तो भी सही है, ज़्यादा सही है ये। ठीक है, एक्टिव कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ से मैं वापस बता देती हूँ आपको क्या मतलब है यहाँ पे कि किसी भी सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिव कंसंट्रेशन को ही हम एक्टिविटी कहते हैं। तो एक्टिव कंसंट्रेशन, एक सॉल्यूशन है उसमें जितना भी मोल आपने सॉल्यूट घोला है, इलेक्ट्रोलाइट घोला है, वो पूरा एक्टिव कंसंट्रेशन होना चाहिए। पर यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव कंसंट्रेशन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे होते हैं आयंस। ठीक है, यहाँ पे होते हैं आयंस और इन आयंस में जो है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शंस के कारण ये है जो है वो मोलर कंसंट्रेशन एक्टिव कंसंट्रेशन के बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को फिर जो है सांद्रता की जगह रखा गया। एक्टिविटी को ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो है वो कंसंट्रेशन की टर्म के रूप में यूज में लिया गया। ओके, जैसे कि हम गैस के केस में कहते हैं, गैस के केस में हम क्या कहते हैं कि गैस के केस में कंसंट्रेशन को हम प्रेशर की टर्म में भी लेते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन को हम एक्टिविटी या एक्टिव कंसंट्रेशन की टर्म में मानते हैं। अब इस एक्टिविटी को जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, यहाँ पे G.N. लुइस नाम का साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो एक्टिविटी टर्म है ना, ये एक्टिविटी टर्म जो है एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, या फिर इसे कहे यह एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? ठीक है, और इस एक्टिविटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल शब्दों में कहे तो ये एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिव कंसंट्रेशन ही क्या कहलाती है, एक्टिविटी। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम। तो बेसिकली यहाँ पे ये एक्टिव कंसंट्रेशन, मेन कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन के बराबर तो होती नहीं है। ठीक है, इसको और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली, तो यहाँ पे एक्टिव कंसंट्रेशन को F इंटू C से रिप्रेजेंट करते हैं। F यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्मॉल f जो है वो है आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे एक्टिविटी किसके बराबर होगा, एक्टिविटी बराबर होगा एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन के। ठीक है,
एक्टिविटी किसके बराबर होगा, एक्टिविटी कोफिशिएंट और कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये तो हो गया एक्टिविटी। अब आपको अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए तो वो कैसे मिलेगी, यहाँ पे a बाय सी करके, कैसे मिलेगी, a बाय सी करके। एक्टिविटी में कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दो तो आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबका जो है किस किस को किस लिए यहाँ पे डिनोट किया गया है वो लिख लेते हैं। ये है हमारी क्या, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, और ए हमारा है एक्टिविटी। ओके, ये हमारा है एक्टिविटी। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन की अलग अलग टर्म्स के लिए ये जो फॉर्मूला है वो आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मूला मैंने यूज किया है, जब कंसंट्रेशन कौन सी है, मोलर कंसंट्रेशन ली हुई है, मोलर मोल की टर्म में ली गई है। अगर यही कंसंट्रेशन में मोल भिन्न की टर्म में लूँ तो एक्टिविटी को कैसे लिखेंगे, उस समय एक्टिविटी को F इंटू एक्स की फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल सा क्या मतलब है, यहाँ पे x का, यहाँ पे इसको कैपिटल में लिख लो, x का मतलब है यहाँ पे मोल भिन्न है। क्या ये अब भी कंसंट्रेशन ही है ये, ठीक है, पर ये कंसंट्रेशन किसकी टर्म में है, मोल भिन्न की टर्म में है। ओके, मोल भिन्न की टर्म में। इसके अलावा ये मैंने बता ही दिया, अगर मोल की टर्म में हो तो, मोल की टर्म में हो तो ये, और अगर मोलैलिटी की टर्म में हो एक्टिविटी हमारा, तो हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे जो आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाता है और ये गामा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिया गया है तो मोल फ्रैक्शन, ओके, मोलर कंसंट्रेशन ली गई है तो, और अगर मोलल कंसंट्रेशन ली गई है तो मोलर और मोलल, ओके, मोलल कंसंट्रेशन, ओके, या फिर मोलैलिटी, फाइन। तो ये इतने तरीके से आप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाइन। अब यहाँ पे एक बात आती है कि अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, ओके, तब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सा है, इफ f इज इक्वल टू 1, तब सिंपल सा मतलब है कि एक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, जितनी कंसंट्रेशन ली गई है उसके बराबर हो जाएगी। यानी कि जितने मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन ली है सॉल्यूशन में, वो पूरी की पूरी कंसंट्रेशन आपकी एक्टिव कंसंट्रेशन की तरह यूज में ली जाएगी, उसे एक्टिव कंसंट्रेशन की तरह कंसिडर किया जाएगा। कब, जब ये एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो 1 के बराबर हो। दूसरा यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर C की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाई जाए, यानी कि कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या की जाए, बढ़ाई जाए, तो यहाँ पे क्या बढ़ेगा, आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू बढ़ेगी। देखो, आदर्श सॉल्यूशन के लिए यानी कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए f क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो जब आइडियल सॉल्यूशन है हमारे पास तो उसमें एक्टिविटी जो है वो मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होगी। पर अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ा दे बिल्कुल, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये f की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होना शुरू होती है। क्या होती है, डिक्रीज होना शुरू होती है। तो सिंपल सा हम कहेंगे कि आइडियलिटी से यहाँ पर विचलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आइडियलिटी से विचलन दर्शाता है। ओके, तो आप यहाँ पे कहेंगे इफ as value of C increases, electrolytic solution shows deviation from ideality, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फ्रॉम आइडियलिटी। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो ये था पूरा कि
एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, किस तरह से जो है कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो चेंज होता है, और आदर्श विलयन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है। आदर्श विलयन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 होता है, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन उसकी एक्टिविटी के बराबर होता है, ठीक है। और जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है यहाँ पे, वैसे वैसे आइडियलिटी से विचलन दर्शाता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम करेंगे, और हम बता दें कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम कम करते जाते हैं, ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। जितनी कंसंट्रेशन कम करेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट। और जैसे ही सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा एफ जो है वो मूव करेगा 1 वैल्यू की तरफ, एफ क्या मूव करेगा 1 वैल्यू की तरफ। और उस समय जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिहेव एज आइडियल सॉल्यूशन। उस समय क्या करेगा, हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिहेव करेगा आइडियल सॉल्यूशन की तरह। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे हमेशा याद रखना कि आदर्श तनु विलयन जो है, डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो है वो हमेशा क्या करता है, वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करना शुरू करता है। सिंपल सा मतलब है, अगर यहाँ से मैं कंसंट्रेशन देखो पहले मैंने बढ़ा दी, अब धीरे धीरे जैसे मैं कंसंट्रेशन घटाती जा रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कंसंट्रेशन ए के बराबर हो जाएगी, ओके, ए के बराबर हो जाएगी तो एफ क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या हुआ, डाइल्यूट हुआ। डाइल्यूट कैसे हुआ, कंसंट्रेशन घटे, तो कंसंट्रेशन घटाने पर जो है हमारा जो एफ की वैल्यू है वो 1 की तरफ जाने लगी, ओके, और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो धीरे धीरे बिहेव करने लगा आइडियल सॉल्यूशन की तरह। तो आप यहाँ से एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तनु विलयन जो है आदर्श व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आपके एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के बारे में कंक्लूजन। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं टॉपिक मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, देखो एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो आप किसी भी एक आयन के लिए नहीं निकाल सकते, ठीक है। कांट कैलकुलेट एक्टिविटी कोफिशिएंट फॉर ओनली वन आयन, ठीक है। आप किसी एक ही आयन के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया है, मान लो कि NaCl का ही सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट है, आपने एक सॉल्यूट डाला है, मान लो NaCl सॉल्यूट की फॉर्म में डाला, ठीक है। अब NaCl एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। अब ये जाके क्या किया, इसने जो है जाके यहाँ पे Na और Cl माइनस जो है बहुत सारे Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में रहेगा, ये आयंस की फॉर्म में। अब आपको जाके कोई कहे कि अब इस सॉल्यूशन में जो है किसी एक आयन का, सिर्फ क्लोराइड का जो है वो एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालो, इसका एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालो, तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में तो क्या है, हमारे सॉल्यूशन में दोनों ही प्रेजेंट है, ओके। तो दूसरा इसको इंटरफेयर करेगा, आपको यहाँ पे जो है फिर दोनों आयंस के लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, और दोनों आयन के लिए अलग अलग नहीं निकाल सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है कि अगर एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है तो किसी एक आयन का एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना पॉसिबल नहीं है, आपको दोनों का एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है, और दो आयन का एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना है तो आपको उसका मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यूनी जो है वेलेंट इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, यूनी वेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट।
यूनिवैलेंट का सिंपल सा क्या मतलब है कि उनकी वैलेंसी जो है 1 होनी चाहिए। जो ये NaCl है, ये जो KCl है, ठीक है, ये जो H2O है, ये सारे के सारे यूनी इलेक्ट्रोलाइट है। H2O तो खैर एज सॉल्वेंट यूज में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये दोनों जो है वो यूनिवैलेंट है। कैसे? इनका जब आप आयन बनते हैं, ये जो आयंस की फॉर्म में रहते हैं तो इस फॉर्म में रहता है। तो अगर जो है प्लस और माइनस चार्ज के आगे 1 ही है ओनली, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है, यूनी इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, और जैसे कि एक है BaCl2। ओके, अब यहाँ पे देखो Ba2+ होगा, इसके जब आप आयन बनाएंगे तो ये Ba2+ होगा और ये 2Cl- होगा। तो आप इसे यूनिवैलेंट नहीं कह सकते, आप इसे बाई यूनिवैलेंट कहेंगे। क्या? बाई यूनिवैलेंट या फिर यूनिबाइवैलेंट, ठीक है। क्योंकि बाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आया है 2+, राइट। तो इसलिए जो है हम जो है यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये यूनी और यूनिबाई का क्या मतलब है। तो ये है, हमने एग्जाम्पल लिया है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट निकालने के लिए यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट का। ओके, अब वो कोई भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे जनरलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं जनरलाइज। मान लो कि हमने कोई AB लिया है, कोई AB लिया है और वो जो है वो बन गए हैं आयंस में। जनरलाइज कर दिया हमने कि कोई AB इलेक्ट्रोलाइट लिया है मान लो, और वो A+ और B- आयंस की फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है। अब जो है मुझे पहले तो इसका एक्टिविटी निकालना पड़ेगा। ये एक्टिविटी A आयन प्लस आयन के लिए क्या होगा, A+, माइनस के लिए क्या होगा, A-। तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, A+ का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब मान लो कि ये है आपका AX, ये है आपका BY। क्या? यूनिवैलेंट के लिए तो आप इस तरह से A की वैल्यू लिख सकते हैं। एक जो है इलेक्ट्रोलाइट, ये कुछ इस तरह से लिया गया है। ओके, ये है आपका दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। आपने किया है यहाँ पर X A+, ये भी आपका यूनी ही है, ठीक है, B-, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इसका एक्टिविटी लिखना है तो वो किस तरह से लिखेंगे। ये A के लिए जो है वो क्या लिखा हमने, A+, और इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, X, तो वो हम क्या लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, A-, इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, Y, तो ये लिख दिया ऊपर। इसके बाद ये प्लस माइनस और इसका पावर क्या है, X और Y, तो पावर जुड़ जाता है, फाइन। तो ये आ गया X+ Y यहाँ पे। ओके, लास्ट में इससे पहले ही हमने पढ़ा था कि A का आपने वैल्यू पढ़ी थी, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है। A = Γ-m। अब वो है वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कैसे? देखो, A की जगह आप Γ-m लिख सकते हैं, तो A+ की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो मोलैरिटी में कोई प्लस माइनस चेंज नहीं होता, तो गामा के लिए आप प्लस माइनस लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे कि Γ+m, किसकी जगह लिखा है हमने, A+ की जगह। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A+ = Γ+m और A- Γ-m, ठीक है। तो ये आ गया X पावर में, फाइन। इसके बाद हाँ, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री भी आता है कहाँ, इसके मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा X टाइम। ओके, कितने आयन हैं, ये कितने आयन हैं वो भी लिखा जाएगा इसके साथ। इसके बाद क्या था मल्टीप्लिकेशन में, Y, Γ-m Y। ओके, अब करना है आपको इसको सॉल्व। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे हमने लिखा X की पावर X, Γ+ की पावर X, m की पावर X, यही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे Y की पावर Y, Γ- की पावर Y और m की पावर Y। ओके,
अब x वाली टर्म को इधर ले आओ, मैं जब एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x की पावर x, y की पावर y, ये क्या है गामा प्लस और गामा माइनस, तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं गामा प्लस माइनस, ठीक है। ये क्या है m, दोनों m है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इनकी पावर क्या थी x थी, ओके, तो ये x, और इनकी पावर क्या थी y थी दोनों की, ठीक है। तो घातें क्या होती है जुड़ती है, तो ये जुड़ गई। क्लियर ये चीज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले मैंने खोल के बता दिया, बाद में इस तरह से हो गया, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये तो आपके पास क्या आ गया, एक्टिविटी की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया, एक्टिविटी की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, एक मिनट, ये गामा प्लस माइनस है, जो गामा प्लस माइनस जो है वही आपका क्या है, मीन एक्टिविटी, आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। यहाँ पे जो ये गामा प्लस माइनस क्या है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। यहाँ से अगर आपको सॉल्यूशन की एक्टिविटी पता है तो आप आराम से जो है वो मीन आयनिक एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। आपको सबकी वैल्यू पता है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइन। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखो, यूनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। जैसे कि मैं NaCl का एग्जाम्पल ले लूँ, यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल ये हमने NaCl का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। NaCl का एग्जाम्पल देखिए, मुझे अगर इसकी एक्टिविटी लिखनी है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NaCl को पहले इसके आयंस में तोड़ना पड़ेगा। ये हमने तोड़ दिया Na और Cl माइनस, ओके। यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, ओके। तो स्टोइकियोमेट्री दोनों की क्या है, यहाँ पे 1 ही है, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1 है, y की वैल्यू क्या है 1 है, ओके। तो यहाँ पे a लिखेंगे जब, तो x की पावर x, y की पावर y, गामा प्लस माइनस m x प्लस y, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया। अब 1 को तो लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, यहाँ पे 1 ही आएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ओके। अब आपको कि मुझे अब निकालना है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, ये इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो इधर चला जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो ये आपको गामा प्लस m निकालना है तो, ठीक है, ये इसके रूट में आ जाएगा, और आपको प्लस माइनस निकालना है, ओके। तो ये रूट a बाय m। आप आराम से जो है यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको दो वैल्यू दे रखी है तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरह से ये तो हो गया यूनिवेलेंट के लिए। अगर यूनी बाईवेलेंट के लिए निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा, देखो ये मैंने BaCl2 का एग्जाम्पल लिया, ओके। BaCl2 के एग्जाम्पल के बाद इसको करते हैं हम आयंस में ब्रेक, तो ये क्या हो जाएगा Ba2 प्लस और ये 2Cl माइनस। अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है इसकी 1, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री क्या है 2, तो x क्या है हमारा 1 और y क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे x की पावर x, y की पावर y, गामा प्लस माइनस m x प्लस y, ठीक है। ये हुआ, ये आ जाएगा 4 गामा प्लस माइनस m का क्यूब, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर आराम से, आपको जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया वैसे ही आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसको और खोल के लिखना हो तो प्लस माइनस क्यूब m क्यूब इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्लियर। तो ये था कि किस तरह से आप जो है मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू कंसंट्रेशन पता हो
ठीक है, तो आप कैसे एक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सबसे आप जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अलग अलग कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर जो है मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो है पॉइंट्स हैं जिनके यूज से आप मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर ये आपके कोर्स में नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अवनमन, ठीक है क्या, और क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि क्वथनांक किस तरह से बढ़ता है, क्वथनांक का उन्नयन। ओके, इसके अलावा जो है विलेयता द्वारा सॉल्युबिलिटी, विलेयता, ठीक है, सॉल्युबिलिटी द्वारा। इसके बाद जो है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करके भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो कंसंट्रेशन के घटने के साथ जो है वो इकाई की तरफ बढ़ती है। क्या, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे उसकी वैल्यू जो है वो 1 की तरफ बढ़ती जाती है। और सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे ये आदर्श व्यवहार बढ़ती जाती है, 1 होती नहीं है, ठीक है, ये बढ़ती जाती है 1 की तरफ। और सिंपल सा जो है ये कहेंगे हम फिर कि आदर्श व्यवहार से थोड़ा सा कम विचलन दर्शाती है, जबकि कंसंट्रेशन बढ़ाए तो ये आदर्श व्यवहार से बहुत ज्यादा विचलन दर्शाती है। ये तो हमने देखा भी है, ठीक है, ये वही बात हो गई है, ये F इज इक्वल टू A/C हमने पढ़ा है, तो वो उसी का एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये तो कब था, ये था जब हमने मोलर की बात की थी, और ये सब कब पढ़ रहे हैं, जब हमने मोलर की बात की थी। ठीक है, तो ये था एक्सप्लेनेशन कि किस तरह से मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद जो है एक और टर्म है यहाँ पे, ये देखते हैं अभी यहाँ पे, आयनिक स्ट्रेंथ। ओके, ये स्ट्रेट लाइन खींच जा। ओके, यहाँ पे देखते हैं आयनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, आयनिक स्ट्रेंथ या फिर आयनन सामर्थ्य, आयनिक स्ट्रेंथ या आयनिक सामर्थ्य, ठीक है, आयनिक सामर्थ्य। एक्चुअल में जो आयनिक सामर्थ्य है वो क्या है कि आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस की वजह से, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बन रही है, उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का माप है। क्या है, आयनिक सांद्रता सामर्थ्य की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस की वजह से, आयंस आयंस की उपस्थिति में, ये आयंस की उपस्थिति में, आयंस की उपस्थिति के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का माप है। क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आयंस की उपस्थिति के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का माप है। यहाँ पे सबसे पहले किसने दिया था, ये जो है इसको डिस्कस किया था लुईस और रेंडल ने, इसको डिस्कस किसने किया था, लुईस और रेंडल ने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सिंपल सा है कि आयनिक स्ट्रेंथ को आप जो है वो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
और इसको एक्सप्रेस करने का जो फॉर्मूला है वो है हाफ समेशन ऑफ mi zi का स्क्वायर। ठीक है, अब mi क्या है यहाँ पे, mi है यहाँ पे कंसंट्रेशन, mi क्या है यहाँ पे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलल, इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। ठीक है, और Z यहाँ पे क्या है, Zi यहाँ पे है वैलेंसी ऑफ आयंस, वैलेंसी ऑफ आयंस। ओके, तो यहाँ पे मोलैलिटी mi क्या है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी और Zi है वैलेंसी ऑफ आयंस। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले से आयनिक कंसंट्रेशन, आयनिक सामर्थ्य या आयनिक स्ट्रेंथ को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम एग्जांपल। यहाँ पे समेशन का क्या मतलब है, सिंपल सा इतना तो पता ही है, योग का मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम कि किस तरह से जो है आप आयनिक सामर्थ्य कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं हम। KCl का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। ये क्वेश्चन है कि 0.15 मोलल KCl, मोलल KCl विलयन की आयनिक सामर्थ्य की गणना कीजिए, ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही। ओके, ये लिख दिया हमने mi zi स्क्वायर, फाइन। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले KCl को जो है वो आयंस में ब्रेक करना है, ये K प्लस और ये Cl माइनस। वैलेंसी कितनी है इसकी, इसका Z है 1 और इसका भी Z क्या है 1, वैलेंसी कितनी है 1 1। ठीक है, मोललता कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.15, इसकी भी कितनी है 0.15, KCl की 0.15 है, मतलब कि इनके दोनों जो आयंस हैं उनकी भी कंसंट्रेशन उतनी ही होगी। ठीक है, अब कंसंट्रेशन है हमारे पास और क्या है वैलेंसी है, तो यहाँ से सिंपली आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ। ओके, समेशन की वैल्यू थी यानी कि जोड़ सकते हैं, तो हर आयन के लिए यहाँ पे निकालेंगे। अब क्या आएगा mi कितना है 0.15, वैलेंसी कितनी है 1 का स्क्वायर। क्लियर, यही फॉर्मूला है ना 1 का स्क्वायर प्लस क्यों लिखा, समेशन है तो मतलब जोड़ सकते हैं कि Cl के लिए लिखेंगे 0.15 इंटू वैलेंसी कितनी है 1 का स्क्वायर। क्लियर ये चीज। ओके, अब चलो सिंपल सा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 0.15। ओके, ये क्या है स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा, तो 0.15 ओके, ये हो गया हाफ, ये कितना हो गया 3.30। ओके, अब इसको क्या कर दे, डिवाइड कर दे, क्या आ जाएगा 0.15 अगेन। ठीक है, तो यहां से आपको क्या पता चलता है कि यूनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यूनी इलेक्ट्रोलाइट KCl क्या है यूनी इलेक्ट्रोलाइट है, यूनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक सामर्थ्य उसकी कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है। ठीक है, क्या पता चला कि यूनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आयनिक सामर्थ्य उसकी कंसंट्रेशन, मोलल कंसंट्रेशन के बराबर ही होती है, दोनों सेम है कंसंट्रेशन और आयनिक सामर्थ्य। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक और फैक्ट जो है वो पता चला है। राइट, सॉल्व करना भी सीख लिया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर। अब जरूरी नहीं है सबके लिए बराबर होगा, ओनली यूनी वैलेंट के लिए ही आयनिक सामर्थ्य और कंसंट्रेशन बराबर होता है, बाकियों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जो है पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको अगर आयनिक सामर्थ्य और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है, आयनिक सामर्थ्य और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन आप कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन
relation between ionic strength and mean activity coefficient. Ionic strength and mean activity coefficient. ठीक है, एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट देखना है हमें, डेरिवेशन में नहीं जाना, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉग ऑफ, ये क्या है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट, क्लियर, इज इक्वल टू -0.509 z प्लस z माइनस, ये क्या है, दोनों आयंस की वैलेंसी, और रूट ओवर म्यू, म्यू क्या है, आयनिक स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, आयनिक स्ट्रेंथ और मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। इसे जो है हम क्या कहते हैं, डीबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ, इसे इस नाम से भी जाना जाता है, डीबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। ठीक है, यहाँ पे Z प्लस और Z माइनस जो है वो एनायन और केटायन की वैलेंसी को बताता है, और ये मैंने बता दिया मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट, और ये है हमारा आयनिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका आयनिक स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एक्टिविटी कोएफिशिएंट क्या होता है, इसके बाद जो है हमने मीन एक्टिविटी कोएफिशिएंट पढ़ा। ठीक है, और इसके बाद हमने आयनिक स्ट्रेंथ देखा कि आयनिक स्ट्रेंथ होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, और यूनी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ की वैल्यू सेम ही आती है। इसके बाद जो है दोनों के बीच में रिलेशन देखा हमने, और देखा कि इसे क्या कहते हैं, डीबाई हक्कल लिमिटिंग लॉ। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू।